देखिए अब देखते हैं नोबल पुरस्कार 2022 के विषय में। इसमें देखते हैं 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे, जिनका नाम था स्वीडिश आविष्कारक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, जो कि नोबल पुरस्कार के संस्थापक थे। तो नोबल पुरस्कार के संस्थापक जो हैं अल्फ्रेड नोबल हैं, जो कि स्वीडिश के आविष्कारक हैं, उद्यमी भी थे। स्टॉकहोम में जन्म हुआ था इनका। तो नोबल पुरस्कार के संस्थापक कौन है समझ में आया। इसके अलावा देखिए अल्फ्रेड नोबल की वसीयत में जो पैसा था उल्लेखित, जो उन्होंने किया था कि उनकी पूर्ण इच्छा थी कि उनके मरने के बाद जो 1900 में एक निजी संस्था के रूप में नोबल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। जबकि अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबल की पुरस्कार की स्थापना जो कि स्वेरिसेज रिक्स बैंक, जिसको बोलते हैं स्वीडन का केंद्रीय बैंक, ने 1968 में किया था। तो अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार भी पहली बार 1969 में दिया गया। तो अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जो कि स्टार्ट में नहीं था, जो स्टार्ट में था वो है भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में, ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 को प्रदान किया गया पहली बार। स्मृति पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। और यह पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया, जिसमें से बेन एस बर्नाक और द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन जो कि वाशिंगटन डीसी यूएसए से हैं, और डगलस डब्ल्यू डायमंड्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए से भी हैं, और फिलिप एच डायबगिक जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस यूएसए से हैं। ये तीनों लोग जो कि तीनों अर्थशास्त्री हैं, तीनों लोग को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि वाशिंगटन डीसी से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से और यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से हैं, ठीक है। तो तीनों लोग के विषय में आई होप क्लियर हो गया और नाम नहीं भूलना चाहिए। 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। इसके अलावा और पॉइंट को देखते हैं। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध, द रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। और नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विषय में अब देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो, याद रखना चाहिए, ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किया गया। और जो कि यह पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों को प्रदान किया गया। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार नाम क्या है? एलिस बियालास्की और मेमोरियल्स और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो इन लोगों को दिया गया नोबेल शांति के क्षेत्र में पुरस्कार। 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति है, 2 संगठन है। एलिस बियालिस्की जो कि एक व्यक्ति हैं और 2 संगठन मेमोरियल्स और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जो कि 2022 के विजेता रहे हैं। वहीं पर एलिस बियालास्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता जो कि 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद जो संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन का स्थापना किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ सकता है बेलारूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इससे न्यूज में है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नोबेल पुरस्कार से ही, नोबेल पुरस्कार के बारे में ही पढ़ लिए कि नोबेल पुरस्कार यहाँ मिला। हो सकता है बेलारूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन से कर ले, बेलारूस के राष्ट्रपति या वहाँ के कैपिटल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको याद किए रहिएगा। मेमोरियल्स एक मानवाधिकार संगठन है, ठीक है, जो 2 संगठन है, जिसमें से मेमोरियल्स एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में किया गया था। और इसके संस्थापकों में वर्ष 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार या नोबेल शांति विजेता आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गुनुसकीना भी शामिल थी। और यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में क्यू में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना हुई थी। तो ये तीसरा संगठन है
व्यक्ति के मतलब टोटल नंबर के आपके नंबर के हिसाब से दूसरा संगठन है। और मेमोरियस जो कि पहला संगठन था, इससे पहले जो थे उनका नाम था एल.एस. बिलास्की, जो कि बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। तीनों लोग को साहित्यिक शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022। अब देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के विषय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 हेतु साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। इसमें देखिए 2022 में जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 82 वर्ष के फ्रांसीसी लेखिका जिनका नाम है एनी अर्नो, एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला है जिनको समग्र रूप से, अगर टोटल ओवरऑल रूप से देखा जाए तो ओवरऑल में 17वीं महिला है और पहली फ्रांसीसी महिला है जो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इनका जो प्रथम उपन्यास था उनका नाम था लेस आर्मोरिज विरास, जो कि अंग्रेजी में 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ था। और अन्य उपन्यास जिनका नाम है अ मैन प्लेस अ वोमेन्स स्टोरी और द ईयर्स, ये जो कि अन्य उपन्यास है अ मैन प्लेस अ वोमेन्स स्टोरी और द ईयर्स है। इसके अलावा आप देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के विषय में, तो हम लोग क्या क्या देखे हैं नोबेल पुरस्कार के विषय में देखें, एक ब्रीफ डिस्कशन किए हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो तीन लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया उसको देखे हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देखे हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देख लिए हैं। अब देखते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, इसको डिस्कस करते हैं। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2022 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। इसमें देखिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया संयुक्त रूप से, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में देखा था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया था, इसी तरह सेम कंडीशन रसायन क्षेत्र में भी है, 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कैरोलिन आर बर्टोजी हैं जो कि स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंधित है, और मोर्टन मेल्टन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क से संबंधित है। वहीं पर के बैरिक शार्पलेस जो कि स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका से संबंधित हैं। ये तीनों लोग को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और तीनों लोग अमेरिका से, 2 लोग अमेरिका से और 1 लोग डेनमार्क से संबंधित है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क से। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए विकास के लिए दिया गया है। वहीं पर देखिए बैरी शार्पलेस और मार्टन मेल्डन ने रसायन विज्ञान के एक नए कार्यात्मक जो कि फंक्शनल फॉर्म जिसका नाम है क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी। कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया है और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना आरंभ किया है कैरोलिन बर्टोजी ने। और नेक्स्ट देखिए कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के रसायन या कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती हैं। यह दूसरा अवसर है कि जब बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए बैरी शार्पलेस को कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दूसरा अवसर है इनको, ठीक है। और के बैरी शार्पलेस जो कि स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका से संबंधित हैं। तो कहाँ से संबंधित है क्वेश्चन आ सकता है, यूएसए से संबंधित हैं, स्क्रिप्ट रिसर्च से। इनको दूसरी बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो क्वेश्चन आ सकता है बैरी शार्पलेस के विषय में, कौन से क्षेत्र में इनको दिया गया है, रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और इनके इससे पूर्व 2001 में इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, 2 बार जीतने वाले जो दूसरे वैज्ञानिक हैं नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा फ्रेडरिक जो सेंगर थे यूके के, उन्होंने भी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, 1958 और 1980 में इन्होंने भी जीत चुके हैं। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 के विषय में। 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, इसको देखते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार।
इसके बाद चिकित्सा विज्ञान का देखेंगे नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक विज्ञान में दिया गया है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें से एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन ए क्लाजर जो कि अमेरिका के हैं, और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। ये तीनों लोग को संयुक्त रूप से भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा तीनों वैज्ञानिकों के पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोगों, इसको बोलते हैं बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया, जो कि भौतिकी क्षेत्र में, और एंटेंगल्ड जो क्वांटम अवस्था है पर क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए थे इन तीनों वैज्ञानिकों ने, तो इसलिए इनको भौतिकी क्षेत्र में दिया गया। अब देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जो कि फाइनली लास्ट देखेंगे। इसको 3 अक्टूबर को घोषणा किया गया। द नोबल असेंबली एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया। देखिए, यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पाबो को प्रदान किया गया है। इन्होंने विलुप्त जो मानव नुमा आदिमानव प्रजाति के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है इनको, और इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया था, जो वर्तमान समय के मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या संबंधी है। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की भी खोज किया था, और पाबो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसको बोलते हैं पेलियोजेनोमिक्स कहते हैं इसको। तो ये रहा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो सारे क्षेत्र में देख लिए हम लोग, चाहे रसायन क्षेत्र हो, चाहे भौतिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, शांति के क्षेत्र हो, साहित्य के क्षेत्र, सारे क्षेत्र में हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं म्यांमार एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल हुआ। एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, एफएटीएफ का फुल नेम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसमें ब्लैक सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसके विषय में डिटेल्स में देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषित पर नज़र रखने वाली एक संस्थाएं हैं। देखिए, बहुत सारे कंट्री हैं जो कि आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं कि लोगों देशों में अशांत क्षेत्र फैला रहे हैं और अपना बिजनेस, अपना मार्केट, अपना हथियार को बेचते रहें। तो इस तरह का प्रवृत्ति रखने वाले बहुत सारे देश हैं। तो इस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है, नज़र रखती है और रेटिंग देती है, जिससे उन देशों को अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा तो जो बड़े बड़े विश्व बैंक से लेकर बड़े बड़े बैंक हैं उनको लोन नहीं देंगे, किसी भी तरह का आर्थिक मदद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी कमर टूट जाएगी और अपने विकास को नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रखने वाली एक संस्थाएं हैं। 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में जो शामिल राष्ट्रों की पहल पर एफएटीएफ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में कुल मिलाकर 39 सदस्य हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। इंडोनेशिया जो कि एफएटीएफ का एकमात्र पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश है, वहीं पर भारत 2010 से ही एफएटीएफ का सदस्य देश है और 24 फरवरी 2023 को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं रसिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। और देखिए, इसका स्मृति पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में एफएटीएफ की जो पूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता किया था सिंगापुर केटी राजा कुमार द्वारा की गई थी। और यह म्यांमार को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ोतरी किया जा रहा है और बिल्कुल ही डेमोक्रेसी वहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। तो उल्लेखनीय है कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान हो गया और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको बोलते हैं उत्तर कोरिया, को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से जिसको बोलते हैं हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन,
तो हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक, तंजानिया को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अभी हाल में ही पाकिस्तान भी देखिए शामिल था ग्रे लिस्ट में, लेकिन अभी पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो मतलब इन पर थोड़ा सा रहम दिखाया गया है FATF की तरफ से, जिससे और इनका जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, जिससे अब थोड़ा सा मदद मिलेगी FATF के द्वारा, क्योंकि जैसे ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ गया तो थोड़ा सा बैंक इनको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। वैसे इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है पाकिस्तान की। तो ग्रे जो सूची है या ग्रे लिस्ट है आधिकारिक रूप से ज्यूरिडिक्शन अंडर इनक्रेज मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब थोड़ा बहुत कंडीशन अच्छा है बोल सकते हैं। ब्लैक लिस्ट जो होता है बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन है। अब देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के विषय में। वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, का प्रकाशन हर वर्ष किया जाता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं WIPO, द्वारा किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन। और इस सूचकांक का जो प्रकाशन होता है द पोर्टलुस इंस्टीट्यूट के भागीदारी में किया गया है। और साथ ही साथ इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इकोपेट्रोल जो कि कोलंबिया में है, और टर्किश एक्सपोर्ट्स असेंबली की सहयोग भूमिका रही है। तो इतने लोगों की भूमिका रही है। ठीक है, ठीक है। अब इस पर देखते हैं स्मृति तथ्यों को देखते हैं। स्मृति तथ्यों में जो ये 15वां संस्करण है वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वां संस्करण है, जो कि 29 सितंबर 2022 को प्रकाशन किया गया। इसका जो शीर्षक है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ, नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो शीर्षक है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ। ठीक है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व के कुल मिलाकर 132 देशों ने या 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें से लगातार 12वें वर्ष विश्व का सबसे मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं नवाचारी अर्थव्यवस्था, जो बिल्कुल इनोवेशन हो इकोनॉमी के कंडीशन में, उसमें स्विट्जरलैंड लगातार 12वें बार पहले नंबर पर सीट पर बना हुआ है। और चीन को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाला अर्थव्यवस्था है। तो स्विट्जरलैंड जो कि फर्स्ट नंबर पे है, शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे है, जिसका स्कोर है 64.6, रैंक 1 है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रैंक 2 है, थर्ड नंबर है स्वीडन, फोर्थ नंबर है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, फोर्थ नंबर है यूनाइटेड किंगडम और फिफ्थ नंबर है नीदरलैंड्स। अब देखते हैं अपना प्यारा देश भारत के भी रैंक को देखते हैं। 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अपने प्यारा देश भारत का 40वीं रैंकिंग है। 2021 में 46वां रैंक था। तो एक तरह से कहें कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो रैंक है 40, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेट करता है, खासतौर से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है अभी तक की। ठीक है, वहीं पर टर्की का है 37, भारत का 40 है। तो इस बार सूचकांक में शीर्ष 40 देशों में अपना प्यारा देश भारत शामिल हुआ है। और भारत निम्न मध्यम आय वाले समूह देशों में और मध्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। तो यही है। इसके अलावा ये भारत को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, खासतौर से इस क्षेत्र में। और देखिए, भारत, केन्या, मालदीव और वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष इनोवेशन अचीवर जो कि किताब को हासिल किया भारत, केन्या, मालदीव और वियतनाम ने। पहली बार इंडोनेशिया का स्थान जो कि 75वां स्थान है, उज्बेकिस्तान का 82, पाकिस्तान के 87 नंबर पे है,
जो कि इनोवेशन अचीवर का दर्जा हासिल हुआ है। वहीं पर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के तहत 2022 में विश्व का सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर, जिसको बोलते हैं बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर, के भी घोषणा किया गया है। वर्ष 2022 में टोक्यो योकोहामा विश्व का शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हब है। विश्व के शीर्ष 10 जो शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं, जो कि बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई शामिल है। अब देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। और इसमें देखिए विकास और विकसित देशों के जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने का एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक जो कि लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और कार्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोनों ही। किसके द्वारा सूचकांक को जारी किया जाता है? लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, जो कि खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करता है, प्रमुख साधन है। और यह सूचकांक सबसे पहले 2012 में जारी किया गया था और इसके तहत कुल मिलाकर 113 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह मूल्यांकन किया जा रहा है 113 देशों का खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि 4 प्रमुख स्तंभ के आधार पर किया गया है। 4 प्रमुख स्तंभ जो है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है फूड अफोर्डेबिलिटी, दूसरा है फूड अवेलेबिलिटी, थर्ड नंबर है क्वालिटी एंड सेफ्टी, जिसको बोलते हैं गुणवत्ता सुरक्षा, और स्थिरता और अनुकूलन, जिसको सस्टेनेबल एंड एडप्शन बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चारों है, क्योंकि पिलर से क्वेश्चन बहुत आता है कि वैश्विक क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितने आधार पर या कितने स्तंभ पर रैंक को तैयार किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 आधार है: खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा, और स्थिरता और अनुकूलता। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आपको अगर मेंस में भी लिखने के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। स्मरी पॉइंट यह है कि 22 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 को जारी किया गया। 113 देशों को शामिल किया गया और यह इसका 11वां संस्करण है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2022 का जो है इसमें 11वां संस्करण है। नंबर 1 पर टॉप मोस्ट पर है फिनलैंड बना हुआ है, जो कि शीर्ष 3 देशों में फिनलैंड है। आयरलैंड सेकंड नंबर पर, वहीं पर नॉर्वे जो कि थर्ड नंबर पर बना हुआ है। ग्लोबल फूड सेफ्टी जो कि इंडेक्स में भारत, अपना प्यारा देश भारत का स्कोर 68 नंबर पर है। ठीक है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन 113 देशों की रैंकिंग में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 113 देशों की रैंकिंग में अपना प्यारा देश भारत 68 नंबर प्राप्त किया 2022 में। वहीं पर 2021 में 71वां स्थान पाता था। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। वहीं पर एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों में अगर देखा जाए तो 23 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 14वां स्थान है और भारत का स्कोर जो कि खाद्य उपलब्धता स्तंभ में सर्वाधिक है, जो कि 62.3 है। ठीक है, अब देखते हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, जो कि 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया हाल में ही। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया। इसमें से देखिए यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, जो कि यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग, जो कि बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक यूनिट है या निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश, जिसको ग्लोबल मैंडेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। और कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में स्थित है। और स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रेटजी विकसित करने में मदद करने के लिए UIL ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी की स्थापना किया है। इस नेटवर्क को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था और यूनेस्को GNLC, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नीति उन्मुख, जो कि पॉलिसी ओरिएंटेड नेटवर्क है। इसमें विश्व भर के जो कि 76 देशों के 294 शहर को शामिल किया गया है, जो कि एक दूसरे के बीच में प्रेरणा,
विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। तो इसके विषय में थोड़ा सा अपने ब्रीफ डिस्कशन देखा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के विषय में। और विश्व भर में 76 देश, इसमें 76 देशों के 294 शहर को शामिल किया गया। तो स्मरणीय पॉइंट क्या है कि 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 44 देशों में 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा किया। 2022 में 77 शहरों में 3 भारतीय शहर को भी शामिल किया गया, जिसमें से नीलाम्बूर जो कि केरल में है, इसको शामिल किया गया है। त्रिशूर ये भी केरल में है, और वारंगल ये भी तीनों शहर जो कि केरल का है, जिसको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। और यह इस नेटवर्क में जगह बनाने के लिए 3 उपयुक्त जो भारतीय शहर है देश के पहले प्रवेशकर्ता बन गए हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। त्रिशूर के विषय में देखते हैं। त्रिशूर बहुत जरूरी है। त्रिशूर देखिए यह केरल का एक सांस्कृतिक राजधानी है, राजधानी के रूप में लोकप्रिय है त्रिशूर, और अपने आभूषण उद्योग विशेष रूप से जो सोने के लिए जाना जाता है। वहीं पर नीलाम्बूर जो कि है सागौन का स्थल है, जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ टीक। यह भारत के केरल राज्य में एक पारिस्थितिकी पर्यटन का गंतव्य स्थल है। यूनेस्को द्वारा 5 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले शहरों को भी ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में शामिल करने के पर प्राथमिकता दी गई है। और नीलाम्बूर जो कि ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाला एक ऐसा नगर है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। वारंगल के विषय में अगर देखा जाए तो वारंगल तेलंगाना का शहर है। वारंगल कहाँ पे है? तेलंगाना का शहर है। नीलाम्बूर केरल में है, त्रिशूर केरल में, और वारंगल जो कि तेलंगाना का शहर है। इसको भी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। अब देखते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के विषय में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के विषय में पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया गया था, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व में जो लैंगिक समानता है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगति का मापन करना है। और इसको 4 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस आधार जो जिसके आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है या उसका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो इसको देखते हैं 4 डायमेंशन कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खास तौर से पीसीएस के लिए आप बैठ रहे हैं तो, या यूपीएससी के लिए, तो इसके लिए डायमेंशंस आधार कारक पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भागीदारी, आर्थिक भागीदारी और अवसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड नंबर है शिक्षा प्राप्ति, जिसको बोलते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट। स्वास्थ्य और उत्तरजीविका जो कि हेल्थ एंड सर्वाइवल बोलते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। चारों को एक 4 आयाम में 4 डायमेंशंस के आधार पर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और पहली बार किसने जारी किया था? 2006 में विश्व आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको जारी किया था पहली बार 2006 में। देखिए 13 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। 146 टोटल देश, इसमें 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। और अगर देखा जाए तो वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर रिपोर्ट जो कि 68.1% है। विश्व भर में जो लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं जो पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है, जो फुल जेंडर पैरिटी को प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी देश नहीं है। हालांकि सूचकांक में शामिल जो शीर्ष देश हैं, इसमें से आइसलैंड न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनसंख्या ही नहीं है। तो फिर भी देखो आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब जो है जनसंख्या बहुत ही कम है, तो जाहिर सी बात है शीर्ष में बने भी रहते हैं। कुछ इनकी पॉलिसी भी अच्छी है जिसकी वजह से। और लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी देश है। उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी देश है, जिसमें से यूएसए आता है। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं
आइसलैंड को 13वीं बार जो विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। वहीं पर अपने प्यारा देश भारत को भी देखते हैं, तो आइसलैंड का रैंकिंग फर्स्ट है, फिनलैंड सेकंड नंबर पर, नॉर्वे थर्ड नंबर पे है। अफगानिस्तान जो कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है जो कि लैंगिक समानता में, जाहिर सी बात है अभी वहाँ पे जो सरकार है आतंकवादों से समर्थित एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल दबाया जाता है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देना, एजुकेशन के लिए बढ़ावा नहीं देना महिलाओं को, तो तमाम तरह से चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से इनका रैंकिंग जो है सबसे लास्ट पायदान पर है। 144 नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का भी है। और भारत का जो रैंकिंग है, अपने प्यारा देश भारत का रैंकिंग है 62.9% रैंकिंग अंतराल को समाप्त कर दिया। और 2021 की तुलना में 5 स्थानों में सुधार हुआ है अपना प्यारा देश भारत में, और भारत 135वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो 156 देशों की सूची में भारत पिछले वर्ष 2021 में 140 स्थान पे था। अभी अपना प्यारा देश भारत जो कि 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है, ठीक है। तभी भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के विषय में। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के विषय में देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के जनसंख्या प्रभाग के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। और यह रिपोर्ट जो कि वैश्विक जनसंख्यांकिकी प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है। पहली बार जो रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था या किया जा रहा है वर्ष 1991 से किया जा रहा है। और 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया 2022 में। और वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट्स प्रॉपर्टी या वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की जो श्रृंखला है 27वीं श्रृंखला जो कि 2022 11 जुलाई को जारी किया गया था। और 1950 से लेकर अब तक की अवधि में 237 देश जो कि क्षेत्र के जनसंख्या संबंधित आकलन को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में वर्ष 2100 की जनसंख्या का अनुमान भी लगाया गया है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संभावित परिणामों का एक श्रृंखला को दर्शाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, जो कि भविष्य को भी जनसंख्या का अनुमान को बताता है, जिसको भी हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन अनुमानित, 8 अरब, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके आधार पर अगर और भी देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के जो नवीनतम अनुमान है वैश्विक जनसंख्या बढ़ सकती है। आप अपने प्यारा देश भारत की जनसंख्या समझ ही सकते हैं, चाइना फर्स्ट पे है, भारत अब सब समझिए चाइना को पछाड़ने वाला है। और रिपोर्ट भी बहुत सारी आ रही है कि भारत नंबर 1 हो गया है, लेकिन यह इस साल के अंत तक हो जाएगा। रिपोर्ट भी आ रही है, लेकिन क्या सच्चाई हो पता चल जाएगा। देखिए 2030 तक जो जनसंख्या हो जाएगी 8.5 बिलियन, 2050 तक अनुमान किया गया है कि 9.7 बिलियन, और 2100 तक 10.4 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी वो टोटल ओवरऑल जनसंख्या। तो देखिए 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक जो अनुमानित वृद्धि है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी जनसंख्या में, 8 देशों को केंद्रित होना संभावित है। पहला है अपना प्यारा देश भारत, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया शामिल है। तो 8 ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन विस्फोट होना है और संभावना भी व्यक्त किया गया है। और 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5%, मतलब 5 जन्म प्रति महिला थी, जो अब कम हो गई हैं, जो कि 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई हैं। वहीं पर 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर घटकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है। और 1990 के बाद से लगभग 9 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी
ठीक है। तो 9 वर्ष की वृद्धि हुई है और 2050 तक वैश्विक जीवन जो प्रत्याशा बढ़कर 77.2 वर्ष हो जाने का अनुमान है। वहीं पर महिला और पुरुषों का जो प्रत्याशा क्रमशः इस समय है, महिला का है 73.8 और पुरुष का है 68.4 वर्ष लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के लोगों को वैश्विक आबादी का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है, जो कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, 2050 तक 16% हो जाएगा। और 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के वर्ग की व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु की आबादी से दोगुनी से भी अधिक होने का अनुमान है। समझ सकते हैं कि 2050 तक जो जितने बच्चे 5 वर्ष 0 से 5 वर्ष तक की एज के रहेंगे, उससे 2 गुना 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति रहेंगे, जो कि बुढ़े लोगों का आने वाला समय है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश, जो कि 1990 से 2050 तक कैलकुलेट किया गया है। देखिए अभी तो चाइना है फर्स्ट नंबर पे, शुरू में देखिए 1990 में चाइना था, 2022 में भी चाइना है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि 2050 आते आते अपना प्यारा देश भारत पछाड़ देगा चाइना को और 1668 मिलियन जनसंख्या हो जाएगी अपना प्यारा देश भारत का। वहीं पर चाइना की जनसंख्या घट रही है। सेकेंड नंबर पे तो भारत है, जो कि 1990 में भी था, 2022 में भी 1412 मिलियन के साथ। वहीं पर 2050 तक अनुमान लगाया गया है जो चाइना का जनसंख्या है घटकर 1317 हो जाएगी, जो कि सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा। वहीं पर भारत जो कि 1668 मिलियन जनसंख्या के साथ पहले नंबर पर चला जाएगा। और अमेरिका तीसरे स्थान पर बना ही हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला। 1990 में 246 और 337 जो कि 2022 में है। और अमेरिका का अनुमान लगाया गया है 2050 तक 375 मिलियन होगा। तो बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं है, बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ठीक ठाक है। और इसके अलावा इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है इस समय 1990 में 181 मिलियन थी और अभी है 2022 में 275। और चौथे नंबर पर नाइजीरिया, जो कि इंडोनेशिया को ओवरकम करेगा 375 मिलियन के साथ। पाकिस्तान पाँचवें नंबर पर देखिए 1990 में ब्राज़ील था, पाँचवें नंबर पर अभी 2022 में पाकिस्तान आ चुका है और पाँचवें नंबर पर ही पाकिस्तान रहेगा 2050 तक 366 मिलियन के साथ। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोग 2050 तक की जनसंख्याओं का रिपोर्ट देखे हैं। अपना प्यारा देश भारत बहुत ज़बरदस्त छलांग लगाने वाला है, खासतौर से जनसंख्या में। और इसके अलावा देखते हैं भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। तो यूनेस्को द्वारा जो अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रभावी संरक्षण हेतु जो उपाय के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है और इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अधिनियम, जिसको बोल सकते हैं कन्वेंशंस फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसको देखिए, टेंजिबल इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होता है, इसको आप आर्ट एंड कल्चर के बुक से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बुक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, जिससे सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इस अधिसमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था। वहीं पर भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अधिसमय का अनुसमर्थन किया था। देखिए स्मरणीय पॉइंट देखते हैं। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित जो यूनेस्को मुख्यालय है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु और अभिसमय के पक्षकारों की जो महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ है 2022 से 26 हेतु जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। भारत इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है भारत का। और भारत ने इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल वर्ष पूरे किए हैं, 2006 से
2010 तक और 2014 से लेकर 2018 तक। अब देखते हैं भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं उसको देखते हैं। पहला है जो कि रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में इसको शामिल किया गया। वहीं पर वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008 में। कुटियम जो कि संस्कृत नाट्य कला है इसको भी शामिल किया 2008 में। रमन जो कि गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है उसको 2009 में शामिल किया गया है। वहीं पर मुट्टियेट्टू जो कि केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक है 2010 में इसको शामिल किया गया। कालबेलिया जो कि राजस्थान का लोक गीत और नृत्य है 2010 में इसको शामिल किया गया। वहीं पर छऊ नृत्य जो कि पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसको 2010 में छऊ नृत्य को शामिल किया गया। ठीक है। वहीं पर लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो कि ट्रांस हिमालयी लद्दाख जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध मठों का बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है यहाँ पे, तो इसको 2012 में शामिल किया गया। इसके अलावा संकीर्तन जो कि अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य है जो कि 2013 में शामिल किया गया। इसके अलावा देखिए 10वां जो कि पंजाब के जटियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से जो पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्प कला है इसको 2014 में शामिल किया गया। योग, भारत का योग है जो कि हर साल मनाया जाता है, 2016 में इसको शामिल किया गया योग को। नवरोज एक नव वर्ष का उत्सव का आयोजन किया जाता है, 2016 से इसको शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु। वहीं पर कुंभ मेला जो कि कुंभ मेला खासतौर से जो प्रयागराज का कुंभ मेला है बहुत बड़ा ज़बरदस्त लगता है। वहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग जो कि स्नान करने। 2017 में इसको शामिल किया गया। कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है इसको भी शामिल किया गया है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022। ग्लोबल पीस इंडेक्स को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार जिसको बोलते हैं थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया गया है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी जिनका नाम है स्टीव किलेलिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किलेलिया द्वारा वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना किया गया था और यह रिपोर्ट विश्व में शांति की प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक और आंकड़ा आधारित विश्लेषित प्रस्तुत करता है। स्मृति पॉइंट ये है वैश्विक शांति सूचकांक में, स्मृति पॉइंट को देखते हैं। 15 जून 2022 को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 16वां संस्करण को जारी किया और 163 देश इसमें शामिल हैं। अगर देखा जाए तो 99.7% जनसंख्या जो कि 163 देशों में ही समाहित है, सभी लोग ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स इसी आधार पर तैयार किया गया है। इसमें देखिए वैश्विक शांति के औसत स्तर 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 14 वर्षों में यह 11वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है और विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में अगर कोई है तो वह है 7 यूरोप के हैं। तो सबसे शांति क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पीसीएस में कि सबसे शांतिपूर्ण कौन है, देश कौन सा है, जिसमें से यूरोप भी था। तो यूरोपीय देश जो कि सबसे शांतिपूर्ण माना जाता है और यूरोप था, एशिया था, उत्तरी अमेरिका था, तो इस तरह के था। तो इसमें यूरोप को सबसे शांतिपूर्ण माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगाइए। तो यूरोप विश्व का सबसे सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना है, जो कि यहाँ पे देखिए ब्लैक में एकदम हाईलाइटर किया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। और सूचकांक के तहत जो विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र है, अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ठीक है, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है, सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। वहीं पर सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान, सबसे अशांत देश है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो टॉप लेवल का जो कंट्री है जिसका
शीर्ष 5 देश है जिसमें आइसलैंड जो कि सबसे शांत देश है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ये 1 से लेकर 5 तक है। और सबसे अशांत देश में सबसे लास्ट जो कंट्री है 163 देशवा, 163 रैंक अफगानिस्तान का है, यमन का है 162, सीरिया का 161 है, रसिया का 160 और 159 है दक्षिणी सूडान। वहीं पर अपना प्यारा देश भारत 163 में से भारत का स्कोर, अपना प्यारा देश भारत का स्कोर 135 नंबर पे है, ठीक है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दक्षिण एशियाई देश में भूटान का स्कोर 19 रैंक है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, खासतौर से एशिया, दक्षिण एशिया में भूटान। अपना प्यारा देश भारत 135वां नंबर पर है 163 टोटल देशों की तुलना में। तो वैश्विक शांति सूचकांक आपने देखा, ग्लोबल पीस इंडेक्स को आपने देखा 2022 का रैंक। अब देखते हैं सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में देखते हैं अस्थायी सदस्य, जिनका प्रमुख उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो यूनाइटेड नेशंस का 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इनका काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें। सुरक्षा परिषद के कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 जो कि परमानेंट मेंबर हैं और जो 10 होते हैं अस्थायी होते हैं। मात्र इनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है, जिसमें से अपना प्यारा देश भारत भी चुना गया था। और जो अस्थायी परमानेंट मेंबर है इसमें से चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अपना प्यारा देश भारत भी परमानेंट बनने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी भी कोई सफलता हाथ लग नहीं रही है। और क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज़ें होता है कि परमानेंट मेंबर बनने से बहुत ज़्यादा फायदा होती है। चाइना देखिए कोई भी चीज़ भारत के विपक्ष में हमेशा चाइना वोटिंग करता है खासतौर से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि चाइना रोक देता है, क्योंकि चाइना से अब भारत के बीच में बॉर्डर टसन भी है, तो उसकी वजह से चाइना परमानेंट मेंबर होने की वजह से फ़ायदा बहुत उठाता है। और जबकि 10 जो अस्थायी टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के 193 देश शामिल हैं, 193 देश, ठीक है। और सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सीटों का विवरण जो कि क्षेत्रीय आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है, जो 10 देश में से जो अफ्रीकी और एशियाई देश के लिए 5 सीट दिया जाता है, ठीक है। और पूर्वी यूरोपीय देशों को 1 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को 2 सीट दिया जाता है, वहीं पर पश्चिम यूरोपीय और अन्य देशों को 2 सीट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों का जो निर्धारण किया जाता है, जो अस्थायी मेंबर होते हैं 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, उनको सीटों का आवंटन इस तरह से किया जाता है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ, जिससे नए नवनिर्वाचित 5 सदस्य जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर हैं। तो देखिए इसको याद करिए रहेगा, जो 5 नवनिर्वाचित 5 सदस्य हैं जो कि जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर है। इसके अलावा इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष की अवधि होती है, 1 जनवरी से लेकर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इसमें सदस्य रहेंगे। यह पहला अवसर है जो मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हेतु अस्थायी नहीं मतलब सदस्य हेतु चुना गया मोजाम्बिक को। वहीं पर स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। और यूएनएससी में नवनिर्वाचित देशों में अपना प्यारा देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे का स्थान लिया है, जिनका 2 वर्ष कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ था। तो हमने बताया कि भारत का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए कंप्लीट हो गया है, जो कि 31 दिसंबर 2022 को कंप्लीट हुआ। और वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य जो कि अल्बानिया है, ब्राज़ील है, घाना है, गैबान है और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो टोटल 10 मेंबर को आपने देखा, 10 में थे जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबान और संयुक्त अरब अमीरात। टोटल 10 अस्थायी मेंबर होंगे। परमानेंट मेंबर को भी आपको पता ही है, परमानेंट मेंबर
जो कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, अब देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 को देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 को, 2022 को भी देखेंगे। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में 8 जून को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को जारी किया गया। यह उसका 19वां संस्करण है। इसमें 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। अगर टॉप मोस्ट में देखा जाए तो लगातार 11वें वर्ष से लगातार शीर्ष पर बना रहा है MIT इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका का है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में शामिल सर्वाधिक विश्वविद्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका के 202 हैं, जो कि 1422 में से 202 अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। वहीं पे एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसको 11वां शीर्ष स्थान मिला है। भारत के भी यूनिवर्सिटियों का रैंकिंग देखेंगे। MIT का स्कोर 100 है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का है। वहीं पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, 5वें स्थान पे है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 41 स्थान शामिल हैं। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसको बोलते हैं IISc बेंगलुरु, को 1422 में से देखिए 41 विश्वविद्यालयों को भारत को शामिल किया गया है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है, जो कि भारत की तरफ से पहला है। और 1422 में से 155 स्थान मिला है IISc बेंगलुरु को, जो कि भारत का शीर्ष संस्थान है। तो और भी भारत के विश्वविद्यालयों को देखते हैं जो कि टॉप लेवल के हैं। 155 रैंक के साथ भारत का पहला बना हुआ है IISc बेंगलुरु। 172 में IIT बॉम्बे है, 174 में IIT दिल्ली, 250 में IIT मद्रास और 264 में IIT कानपुर है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, तो हम लोग टॉप 5 संस्थानों को देखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग को देखते हैं। 2022 में टाइम एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 1 जून 2022 को यूके की जो पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 को तैयार किया गया, जारी किया गया। और इसको 13 प्रदर्शन के आधार पर या परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर इसको तैयार किया गया है या प्रयोग किया जाता है। इसमें एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्र और देशों के 616 शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दिया गया है। जापान के 118 विश्वविद्यालय सूची में 616 में से जापान के अकेले 118 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। वहीं पर भारत के 71 विश्वविद्यालय, चाइना के 97 विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में। फिलीपींस के किसी भी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। और सूची में शामिल 5 जो शीर्ष विश्वविद्यालय है, इसमें सिंगुआ विश्वविद्यालय जो कि यूनिवर्सिटी है चाइना का, पेकिंग विश्वविद्यालय ये भी चाइना का है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये भी 3rd नंबर पे है, सिंगापुर का है। हांगकांग विश्वविद्यालय 4थे नंबर पे है, और नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर का 5वें नंबर पे है। 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को भी इस सूची में जगह मिला है, जिसमें से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, IISc बेंगलुरु, इनको 42वां रैंकिंग मिला है। और JS उच्च शिक्षा संस्थान अकादमी मैसूर में है, इसको 65वां मिला है। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ जो कि पंजाब का 68वां रैंक मिला है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 को देखते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। एल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी जो कि एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित जो द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो प्राथमिकता वाले जो पर्यावरणीय मुद्दों को प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दिया गया है। 1 जून 2022 को इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया 2022 को, और
हर 2 साल में रिपोर्ट आता है। इसको 11 कैटेगरी या श्रेणियों में विभक्त किया गया, जो कि 40 इंडिकेटर्स के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। और इन 11 श्रेणियों को पुनः 3 नीतिगत पॉलिसी के समूहबद्ध किया गया है, जिसमें 3 नीतिगत समूह हैं। उद्देश्य हैं पर्यावरणीय स्वास्थ्य, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ, पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम विटालिटी, और जलवायु नीति, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट पॉलिसी। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में यह प्रदर्शित करता है कि कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ तरीके से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया, जो कि सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। 4 देश जो कि चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया। और कुल 24 देशों में लगभग 80% जो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं, 24 देश, और 4 देश केवल 50% अकेले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं, और 24 देश 80% हैं। समझ सकते हैं इन 4 देशों का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इन देशों को क्या बोला गया? द डर्टी 2 डजन नाम दिया गया है। और जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो टॉप लेवल का जो कंट्री है, शीर्ष पे बना हुआ है, वो है डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम सेकंड और फिनलैंड 3rd नंबर पे है। अंतिम 3 देश में भारत का स्थान, जो कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान है, म्यांमार है 179 नंबर पर, वियतनाम 178 नंबर पे है। तो इसमें देखिए भारत का रैंक जो कि सबसे लास्ट में है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वहीं पर ब्रिक्स देशों की स्थिति देखा जाए तो ब्राज़ील का स्थिति भी 81 नंबर पे है, रसिया 112 है, भारत 180 है। टोटल 180 देश ने पार्टिसिपेशन भी किया था, उसमें से 180 देश में लास्ट नंबर पर भारत है। चाइना का 160 है, चाइना का भी खराब कंडीशन है, बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का 116 है। और भारत को अंतिम स्थान दिया गया है, और इससे पहले 2020 में भारत को 168वां स्थान मिला था, जो कि ठीक ठाक था, लेकिन अभी 180 सबसे लास्ट कंडीशन पे है, सबसे लास्ट पॉइंट पे है। अब देखते हैं यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक को देखते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के विषय में देखते हैं। देखिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस से ही प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न हुआ है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से हर 2 साल में प्रकाशित होता है। और इस सूचकांक के विषय में स्मरणित तथ्य यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 जो कि जारी किया गया है, एक सतत और लचीले भविष्य के पुनर्निर्माण, जिसको बोलते हैं रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट फ्यूचर। 117 देशों को शामिल किया गया है इसमें। शीर्ष 5 देश हैं जापान का स्कोर है 5.2, अमेरिका का स्कोर 5.2, स्पेन का 5.2, फ्रांस का 5.1 और जर्मनी का 5.1 स्कोर है। जापान नंबर 1 है शीर्ष 5 देशों में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में, अमेरिका दूसरे नंबर पर, स्पेन 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर फ्रांस है, जर्मनी 5 नंबर पर है। और चार्ट का स्कोर 2.5 है और अंतिम स्थान पर 117वें स्थान पर है चार्ट। वहीं पर अपना प्यारा देश भारत का जो रैंक है 54 नंबर पर है, 54 रैंक है भारत का स्थान। इसके अलावा 117 देशों में भारत का स्कोर कितना है? 54 है। और 2019 में 46वां रैंक था। इसमें देखिए IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग को देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक पुस्तक वार्षिक ईयर बुक है, और इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा संकलित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य यह है कि हाल में ही WCR के 34वें संस्करण को जारी किया गया है, और इस रैंकिंग में 333 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर
63 अर्थव्यवस्थाओं के सर्वेक्षण दिया गया है। जो रैंकिंग है इकोनॉमिक्स परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और आधारभूत संरचनाएं, ये 4 जो कि कारक हैं, चारों कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं आधार पर रैंक को तैयार किया जाता है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर को इसके द्वारा संचालित किया जाता है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। और 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क देखिए पहले नंबर पे है 2022 में, स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पर, सिंगापुर थर्ड नंबर पे है। वहीं भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 37वें स्थान पे है, 37 नंबर पर है अपना प्यारा देश भारत। 63 में से भारत का स्थान 37 है। वहीं पर 2018 में 44 था, 19 में 43 था, 20 में 43, 21 में भी 43 और 2022 में अपना देश भारत का रैंक जो कि है 37 नंबर पे, ठीक है। और वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को देखते हैं। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 के विषय में देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इसमें ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट जो कि जारी किया गया हाल में ही, पहली बार जो वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट है, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। और वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों के उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति दृष्टिकोण को समझने से तैयार किया जाता है। और यह ऐसी रिपोर्ट है जो उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंक को तैयार किया जाता है। तो देखिए पटना का ही शोध संस्थान है जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट है, पूरे विश्व के रैंकिंग को तैयार करता है और भारत का ये शोध संस्थान, तो समझ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खासतौर से UPPCS के लिए। और वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल देश 110 को शामिल किया गया है। 10 लाख के अधिक जनसंख्या वाले देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 110 देशों की सूची में मालदीव को जनसंख्या मानदंड का पूरा न करने के बावजूद इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि मालदीव को शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए शीर्ष टॉप 10 कंट्री है, भारत है, दक्षिण कोरिया है और जापान थर्ड नंबर पे है, ठीक है। 110 देशों में भारत को सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है, खासतौर से वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 में। अब देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के विषय में। इसको देखिए हाल में चैरिटीज़ एंड फाउंडेशंस ने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को जारी किया और इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है और वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है रिपोर्ट। और 119 देशों को शामिल किया गया है। 90% से अधिक जनसंख्या जो कि 119 देशों को प्रतिनिधित्व करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया विश्व का सबसे उदार देश है, मतलब मोस्ट जेनरस कंट्री है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का रैंकिंग प्रथम दिया गया है, वहीं पर केन्या को सेकंड और थर्ड नंबर पे USA है। भारत का स्थान इसमें 57 नंबर पे है। और अंतिम 4 देशों में कोलंबिया, जापान, अफगानिस्तान और मिस्र है, जिनकी रैंकिंग 119, 118, 117, 116 है क्रमशः है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के विषय में, जो कि जिसका इंतजार था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता भी है, सतत विकास रिपोर्ट 2022 को देखते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा को अंगीकृत किया गया था और इस एजेंडे में 17 विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं 17 हैं। और 17 कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल विकास रिपोर्ट में जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं ये इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको 3 स्टार लगा लीजिए या 5 स्टार लगा लीजिए, आप इसको 100% रिपीट करना वीडियो। और सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों और उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं स्मरणीय पॉइंट को,
स्मरणीय पॉइंट ये है कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको बोलते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इनके द्वारा सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया गया 2022 का रिपोर्ट। यह 7वां संस्करण है। जो इसका शीर्षक देखिए, संकट से सतत विकास तक, एसडीजी वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में इसका इंग्लिश फॉर्म है फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एसडीजीज एज रोड मैप टू 2030 एंड बियॉन्ड। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। इसमें औसत सूचकांक जो कि 66 है। शीर्ष 5 देश हैं, फिनलैंड जो कि टॉप नंबर 1 पर है, और डेनमार्क सेकंड नंबर पर, स्वीडन थर्ड, और नॉर्वे चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रिया। अंतिम 5 देश है सूडान जो कि 159 नंबर पे है, सोमालिया 160 नंबर पर, 163 देश पे है, सबसे लास्ट में है दक्षिण सूडान 163 रैंक के साथ है। वहीं पर अपना प्यारा देश भारत का रैंकिंग देखा जाए तो 163 देशों की रैंकिंग में 121 स्थान मिला है अपना प्यारा देश भारत का, जिसका ओवरऑल स्कोर है 60.32। एसडीजी को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं और प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न एसडीजी प्रतिबद्धता में वर्गीकृत किया गया है। और वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक जो कि विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, और 2020 में और 2017 और 2020 में 117 था, 2021 में 120वां था। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं इसमें भारत ने एसडीजी 137689 के माध्यम में सुधार को दर्ज किया है। वहीं भारत एसडीजी 13 और एसडीजी 12 को प्राप्त कर चुका है। एसडीजी 13 में क्या है, जलवायु कार्रवाई, और एसडीजी 12 में है समन्वित उपभोग व उत्पादन। बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद से ही एसडीजी पर सबसे अधिक प्रगति किया है, बांग्लादेश और कंबोडिया। ठीक है, और स्वीडन में आयातित जो CO2 उत्सर्जन है, इम्पोर्टेड CO2 इमिशन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब देखते हैं वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के विषय में। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, मानव बस्ती और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसमें देखिए, इसकी स्थापना 1976 में कनाडा के वैंकूवर में जो मानव बस्तियों पर आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र की हैबिटेट जो कि 1978 में किया गया था। इसका सचिवालय नैरोबी जो कि केन्या में है। स्मरणीय पॉइंट यह है कि यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से जारी किया है। इसका शीर्षक क्या है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 एनविसेजिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज। और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया। और वर्ल्ड अर्बन फोरम का 11वां सत्र 26 से लेकर 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के केटोविच नामक शहर में आयोजित किया गया था। और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 सतत शहर और समुदाय के अनुरूप है, जिसमें कहा गया कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। 2035 तक भारत की सबसे शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है। वहीं पर चाइना 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। ठीक है, और भारत में जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़कर 43.2% हो गया है, यह होगा 2035 में। वहीं पर 2021 में 56% से बढ़कर 2050 तक 68% होने का अनुमान है शहरी आबादी। तो ये रहा हम लोग का दूसरा चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसको हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके, सारे को एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जितने भी हम लोग रिपोर्ट देखे हैं इंडेक्स के विषय में, सूचकांक सूची को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देखने की कोशिश किए हैं। अब इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में देखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो बने रहिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखते हैं जो कि सब चैप्टर है
अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो चैप्टर नंबर सी है, ए बी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो है, सारे को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडेक्स को देखे हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जितने भी अब तक सम्मेलन हुआ होगा उसको डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम यूपीपीसीएस, ईपीएफओ, एसएससी जैसे एग्जामों के लिए पैनासिया है, रामबाण है। ठीक है, रामबाण है। देखते हैं पहला जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को देखते हैं। 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, जिसको बोलते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, का आयोजन किया गया। और यह एक अनूठी पहल है और यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि वैश्विक दक्षिण, जो ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना, उनके साथ एक मंच साझा करना और अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा कर सकें। इसके सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था, थीम था, आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता, द यूनिटी ऑफ वॉइस ए यूनिटी ऑफ पर्पज, इस सम्मेलन का थीम था। और वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। इसमें कुल मिलाकर 10 सेशन शामिल थे। 10 सत्रों में उद्घाटन और समापन सत्र राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त 8 मंत्री स्तरीय, जो कि वित्त मंत्री, पर्यावरण, विदेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य और व्यापार आदि सत्र भी आयोजित किए गए। और इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेताओं और मंत्रियों ने भागीदारी किया। और समापन के दौरान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो निम्न घोषणाएं किया गया, इसको देखते हैं। पहला तो है आरोग्य मैत्री। सेकंड नंबर है ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस, जिसको बोलते हैं वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र। थर्ड नंबर पर है वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, जिसका इंग्लिश में है ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। फोर्थ नंबर पर है वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक मंच, जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम। फिफ्थ नंबर पे है वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। तो ये जो है घोषणा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट, जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति, जिसको बोलते हैं इसेंशियल मेडिकल सप्लाईज, उपलब्ध कराएगा। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जो कि COP15 के विषय में देखेंगे। COP15 जो कि 7 से लेकर 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की जो 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण COP15 पार्ट 2 आयोजित किया गया। दूसरा चरण कहाँ पे आयोजित किया गया? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। और पहला चरण चीन की मेजबानी में 11 से लेकर 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। COP15 के साथ ही MOP 10, जिसको बोलते हैं 10th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, MOP बोलते हैं उसको। और इसके अलावा NP MOP, जिसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द नगोया प्रोटोकॉल, का भी आयोजन किया गया। और दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित जो COP15 का अध्यक्षता किसने किया था? चीन ने किया था। और सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। साथ ही साथ 4 उद्देश्य, जो कि 23 लक्ष्य, 4 उद्देश्य को शामिल किया गया, जो 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है। और इसके अलावा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में जो 4 गोल हैं और 23 उद्देश्य हैं, इसको प्राप्त करना है। 2030 तक टारगेट दिया गया है। ठीक है। और 2030 तक जिन 23 लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाना, उसमें से जो प्रमुख इम्पोर्टेंट है, पहला है विश्व की कम से कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्र और महासागरों को प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन, मतलब कुल मिलाकर सेविंग करना है, उसको बचाना है, संरक्षण करना है। तट हो गया, भूमि हो गया, अंतर्देशीय जल हो गया, महासागर हो गया, और जो खराब हुए स्थल हो गया, अंतर्देशीय जल और तटीय और समुद्री
पारिस्थितिकी तंत्र हैं कम से कम 30% की बहाली करना है। और COP15 के जो प्रतिनिधियों ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के भीतर लाभों के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय कोष जिसको बोलते हैं मल्टीलेटरल फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है। वहीं पर 2024 में तुर्की में जो आयोजित होने वाला COP16 है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा इस कोष को। ठीक है, अब देखते हैं जैव विविधता अभिसमय को देखते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अनौपचारिक रूप से जैव विविधता अभिसमय जिसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। CBT जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह अपने हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, CBT का सचिवालय जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। वहीं पर 196 देशों CBT के पक्षकार हैं और जिनमें से 168 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी CBT के पक्षकार नहीं हैं। भारत जो कि 19 मई 1994 से CBT का एक पक्षकार है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2022 के विषय में। G20 शिखर सम्मेलन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल में ही आयोजित हुआ 15 से लेकर 16 नवंबर 2022 को। G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, शासनाध्यक्ष थे, उनका 17वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। जो संपन्न हुआ वह है बाली इंडोनेशिया में समापन हुआ, आयोजन हुआ इस शिखर का। और जो कोविड-19 के महामारी के शुरू होने के बाद से वैश्विक नेताओं की जो पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन है। इसके अलावा इसके पहले जो होता था वर्चुअल माध्यम से हुआ था। अभी जो हुआ था जो फिजिकली सभी लोग, सभी देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो कि फिजिकली प्रेजेंट होकर कहाँ पे, इंडोनेशिया जो कि बाली में। ठीक है, और इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था, थीम था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसका थीम था। और इस सम्मेलन में 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, इंटरकनेक्टेड पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है देखिए, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है सॉरी, और डिजिटल रूपांतरण जिसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों ही इंटरकनेक्टेड पिलर है जो कि अंतरस्पर्ध जो स्तंभ है शिखर सम्मेलन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगाइए। और G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है क्योंकि यह भारत के G20 शेरपा कौन थे, अभिकांत कांत थे। और G20 शिखर सम्मेलन में जो इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली इंडोनेशिया में अन्य G20 नेताओं के साथ तमन हुतान राया गुराह राय जो कि मैग्रो वनों का दौरा किया और मैग्रो पौधे भी लगाए। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ और लोग भी मौजूद थे, जो कि इसका मतलब है जो मैग्रो वन था उसका दौरा किया और सभी लोग ने पौधे लगाकर पार्टिसिपेशन किया, एक नया संदेश दिया लोगों को कि पौधे लगाइए, पर्यावरण का संरक्षण करिए। ठीक है, और भारत जो कि इंडोनेशिया के G20 की अध्यक्षता के तहत मैग्रो अलायंसेस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। और मैग्रो अलायंसेस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात का एक संयुक्त पहल है। और नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था। और 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी के लिए बता रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि भारत जो कि इस साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अध्यक्षता करेगा और जो 2022 में हुआ था बाली में G20 शिखर सम्मेलन, उसमें भारत ने इंडोनेशिया से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण किया भारत ने। और भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शहरों में अलग अलग देशों के विदेश मंत्री और भी मंत्री जो शासन अध्यक्ष हैं आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर बैठक हो रही है, कहीं लखनऊ में तो कहीं अहमदाबाद, हर जगहों बैठक हो रही है। हाल में जम्मू कश्मीर में भी होने वाली है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और G20 से आप मान के चलिए 100%, 110% इससे क्वेश्चन बनने वाला है। चाहे G20 शिखर सम्मेलन 2022 की बात हो या 23 की होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि अपने प्यारा देश भारत में होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन 2023। भारत अध्यक्षता कर रहा है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन के विषय में देखें, जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। और भारत जो कि G20 की अध्यक्षता करेगा, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के केंद्रीय विषय पर आधारित है। ठीक है, और यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसका केंद्रीय थीम है। जबकि इंडोनेशिया में जो आयोजित था उसका थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। थीम जानना जरूरी है। और भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा नीला से प्रेरित है। इसके अलावा इसमें और भी देखते हैं G20 से रिलेटेड क्वेश्चन को। देखिए, इस लोगो में भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो कि कमल है, कमल के साथ साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है। इसका मतलब है चुनौतियों के बीच विकास। देखिए, कमल कीचड़ में खिलता है, तो उसका ही एक निर्देश देने का कोशिश किया गया है कि चुनौतियों के बीच, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज के बीच में विकास को प्रदर्शित करना ही एक तरह से कमल का फूल को दर्शा रहा है। और G20 की अध्यक्षता एक अमृत काल की शुरुआत का भी प्रतीक है भारत के लिए, तो इसको बोल सकते हैं अमृत काल। और 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं बैठक से लेकर स्वतंत्रता की 100वीं जो कि 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गई है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। और भारत की अध्यक्षता में जो आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि हैं देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान है, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं, जो कि विशेष आमंत्रित अतिथि देश हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में G20 शिखर सम्मेलन और उसके संबद्ध बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, भारत के अलग अलग कोनों में भी होगा, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था। भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकों की आयोजन किया जाएगा, जो कि बैठक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भारत ऑलरेडी अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। और 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। तो जाहिर सी बात है, बैठक आयोजित होने स्टार्ट हो गई है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा का भी G20 से शिखर संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है, ऑलरेडी लखनऊ में हो चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 11 से लेकर 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली जो बैठक है G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन आगरा में किया गया। और भारत की G20 की अध्यक्षता डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक जो 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई है। इसके अलावा देखिए, भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका G20 का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील शामिल है। यह पहला अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। और वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में, वहीं 2025 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। G20 के विषय में देखते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामले पर सहयोग और परामर्श का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक मंच है। G20 की स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में हुआ था G20 की स्थापना, और इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। और इसमें शामिल जो 19 देश है, इसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इसमें 19 सदस्य हैं। और भारत को मिलाकर टोटल 20 देश हो गए हैं G20 में। ठीक है, तो देश याद होना चाहिए: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, चाइना, जर्मनी,
भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का वैश्विक व्यापार और 75% तक का विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझ सकते हैं अगर 100 रुपया है, 100 रुपया में से 85 रुपया मात्र 20 देशों के पास है, ठीक है। और जो जनसंख्या है 75% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है G20 जो कंट्री है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में देखते हैं G20 के विषय में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए, कुछ और थोड़ा सा पॉइंट बचा है उसको भी देख लेते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस के विषय में 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है ऐश्वर्या वैष्णव ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस को लॉन्च किया है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस का उद्देश्य जो कि है G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित गैर सदस्य राष्ट्रों से स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना, मान्यता देना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो आयोजन हुआ था 2023 में बेंगलुरु में अगस्त में डिजिटल इनोवेशन अलायंसेस शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। अब न्यू हम लोग का देखेंगे न्यू सेशन जो रहेगा वो रहेगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 के विषय में। इसको देखते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 के विषय में देखते हैं। देखिए UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का जो 27वां COP27 6 से लेकर 20 नवंबर 2022 के मध्य शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। COP26 का आयोजन जो कि 2021 में ग्लासगो यूके में किया गया था। वहीं पे COP27 में भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल की विषय वस्तु पर एक पवेलियन स्थापित किया। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया है और नवंबर 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। साथ ही साथ मिशन लाइफ की अवधि जो कि 2022 से लेकर 2028 तक है। यह मिशन व्यक्तियों और समुदायों को एक ऐसे जीवन स्तर को अपनाने हेतु प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही साथ ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को क्या बोला जाएगा, प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में मान्यता दी गई है। और COP27 के समापन पर शर्म अल शेख जो कि कार्यान्वयन योजना को अंगीकृत किया गया। COP27 के दौरान जो क्षति और नुकसान से जो निपटने हेतु एक फंड का भी स्थापना का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इससे आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित सूबेद देशों जो कि वनरेबल कंट्री को क्षति और नुकसान की भरपाई हेतु धन उपलब्ध कराएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। धन उपलब्ध कराना और कहीं पे खासतौर से देखिए भारत में भी बहुत सारा बाढ़ की समस्या होती रहती है, तो इस तरह की चीज़ों को और भी सपोर्ट मिलेगा अदर कंट्री से, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुतारेस ने उनके द्वारा $3.1 बिलियन की एक योजना की घोषणा किया गया जो अगले 5 वर्षों के अंदर पूर्व चेतावनी प्रणाली जिसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा पृथ्वी पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक कृषि विषय वस्तु पर एक पूरा दिन समर्पित किया गया और सतत रूपांतरण हेतु कृषि और खाद्य नामक पहल को लॉन्च किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सतत रूपांतरण हेतु इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन नामक पहल को लॉन्च किया गया। और यह पहल 2030 तक कृषि और खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। COP21 का आयोजन जो कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है, जो कि इसको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि अगला पूछ सकता है कि COP27 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा SCO 22वां SCO शिखर सम्मेलन के विषय में देखते हैं। देखिए 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की जो परिषद है हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल की 22वीं बैठक
समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। और इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और सम्मेलन के समापन या उपरांत समरकंद घोषणा पत्र जारी किया गया। और सम्मेलन के दौरान ईरान को एससीओ के अस्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए। और साथ ही बेलारूस को एससीओ के सदस्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं पर मालदीव को एससीओ संगठन के संवाद भागीदार, जिसको बोलते हैं डायलॉग पार्टनर, का दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं बहरीन, कुवैत, यूएई और म्यांमार को भी एससीओ के संवाद भागीदार का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाल में म्यांमार को किससे अलग किया गया है। ठीक है, म्यांमार को हाल में एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में इसको किया गया है। ठीक है, और देखिए मिस्र, सऊदी अरब और कतर को एससीओ संवाद भागीदार का दर्जा प्रदान करने हेतु ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ था। वहीं पर संघाई सहयोग संगठन के सचिवालय सेक्रेटरीट बोलते हैं और यूनेस्को के मध्य 2023 से लेकर 27 की अवधि हेतु ज्ञापन भी हस्तांतरित हुआ। वहीं पर वाराणसी भारत जो कि है, वाराणसी भारत में है और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। बहुत सारे फेमस यहाँ पे घाट हैं। 2022 से लेकर 23 में संघाई सहयोग संगठन को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, जिसको टूरिज्म एंड कल्चर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया वाराणसी को। और यह वाराणसी पहला शहर होगा जो कि पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित होने वाला शहर होगा। इसके फलस्वरूप भारत एससीओ के सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं वर्तमान में जो एससीओ के राष्ट्र देशों की परिषद का अध्यक्ष है भारत है। भारत एससीओ के राष्ट्र देशों का परिषद का अध्यक्ष है। यह पहला अवसर है जब एससीओ का अध्यक्ष भारत बना है। और भारत सितंबर 2022 से अगले 1 वर्षों की अवधि के लिए एससीओ का अध्यक्ष है। वहीं पर G20 की भी अध्यक्षता भारत ही करेगा। एससीओ की अध्यक्षता का केंद्रीय थीम जो है टूवर्ड्स एंड सिक्योर है। और सिक्योर का फुल नेम क्या है? CS फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, U फॉर यूनिटी और R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। वहीं पर E फॉर होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है। और 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित है। भारत की मेजबानी में 17 से 18 मार्च 2023 को वाराणसी में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। एससीओ को देखते हैं संघाई सहयोग संगठन एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय मल्टीलेटरल संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुआ था। एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्र चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। पूर्ण सदस्य ग्रहण करने की इच्छुक एससीओ के 4 पर्यवेक्षक हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। वहीं पर एससीओ के 6 संवाद जो कि डायलॉग पार्टनर आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। वहीं पर 2017 में अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में इसे पूर्ण मेंबर का दर्जा प्रदान किया गया। अब जो देखेंगे पहला I2U2 को देखेंगे या 1-2U2 बोल सकते हैं। फर्स्ट 1-2U2 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के जो शासनाध्यक्ष का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यायर लिपिड, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल थे। इस शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था जो केंद्रित किया गया खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा। इसके अलावा भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं को घोषणा किया गया। एक तो भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और यूएई ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने हेतु भारत में
$2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा किया है। और यूएई वर्ष 2023 में UNFCCC COP28 का मेजबान देश है। वहीं पर I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा किया है। और इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है। साथ ही साथ देखिए, इस अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले ही व्यवहार्यता अध्ययन के लिए लगभग 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषित किया है। और भारत के 2030 तक सबसे इम्पोर्टेंट है 500 गीगावाट जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य में योगदान देगा ये परियोजना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में जो इंटीग्रेटेड फूड पार्क और क्रॉस कंट्री खोला जाएगा और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को संचालित किया जाएगा। तो लगभग $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें निवेश किया जाएगा। ठीक है। और I2U2 के विषय में देखते हैं। I2U2 समूह 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत I2 से अभिप्राय है। भारत, इजराइल, 2 आई से, 1 आई से हो गया भारत इंडिया, 1 आई से इजराइल। वहीं पर U2 से अभिप्राय है, U2 मतलब 2 U, USA और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसी को बोलते हैं I2U2। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना किया गया। चूँकि I2U2 समूह पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। 48वें G7 शिखर सम्मेलन के विषय में देखते हैं। 26 से लेकर 28 जून 2022 के मध्य 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जर्मनी द्वारा किया गया और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्लास अल्माउ, बावेरियन आल्प्स और जर्मनी में संपन्न हुआ। 2022 में 7वां अवसर था जो जर्मनी G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जर्मनी में। और इसके पूर्व 1978, 1985, 92, 99, 2007, 2015 में G7 शिखर सम्मेलन जो कि जर्मनी में संपन्न हुआ। तो 2022 की अध्यक्षता G7 की किसने किया है? जर्मनी किया है, जो कि जर्मनी में संपन्न हुआ। 7वां अवसर था जो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी किया है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 में G7 सदस्य देश में जर्मनी है, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा और अमेरिका, साथ ही साथ यूरोपीय संघ, बहुत सारे यूरोपीय कंट्रियों का संघ है, इनके नेताओं ने भाग लिया था। तो देखिए पहले G8 था, जबकि रसिया को इसको बाहर कर दिया गया इसमें। तो जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, जापान, कनाडा और अमेरिका और इसके साथ ही साथ यूरोपीय संघ। ठीक है, G8 है। और देखिए इसके अतिरिक्त जर्मनी द्वारा जो आमंत्रित अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन ने भागीदार देश के रूप में भाग लिया, जो कि पार्टनर कंट्री के रूप में भारत ने भी भाग लिया था। G7 शिखर सम्मेलन में भारत 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी ने किया था। G7 की अध्यक्षता प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड के केंद्रीय विषय पर आधारित है। साथ ही साथ देखिए G7 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान जलवायु संकट की वैश्विक प्रतिक्रिया, जिसको बोलते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्स के रूप में, खुला एवं सहयोगी ओपन एंड कोऑपरेटिव और क्लाइमेट क्लब स्थापित करने पर सहमति बनी है। और G7 देशों द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से मई 2022 में खाद्य संकट, जिसको बोलते हैं फूड क्राइसिस, की प्रतिक्रिया स्वरूप रूप से ग्लोबल अलायंसेस फॉर फूड सिक्योरिटी की स्थापना किया गया। जापान G7 का अध्यक्ष है 2023 के लिए। तो इससे पहले जर्मनी था, अभी कौन है? जापान हो गया है अगले साल के लिए, जो कि अभी करंट में चल रहा है इस साल के लिए। और 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में जो आयोजन होगा हिरोशिमा, जापान में होगा, जो कि 19 से लेकर 21 मई 2023 के मध्य होगा। अब देखते अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के विषय में, जो कि हाल में ही बहुत सारे देशों में निर्वाचन हुआ है और वहाँ पे किसने शपथ लिया, किसने राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बने, उसको हम लोग देखेंगे। तो हाल में नेपाल में चुनाव हुआ, नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023 में। यहाँ पे 13 मार्च 2023 को
नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और विद्या देवी भंडारी जो कि बहुत दिनों से बनी हुई थी, इनका स्थान रामचंद्र पौडेल ने लिया है। 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। और 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए चुनाव में इन्हें कुल वैलिड मतों का 65.5% वोट मिला है। 17 मार्च 2023 को भारतीय जनता समाजवादी पार्टी, जिसको बोलते हैं JSP, के नेता हैं राम सहाय प्रसाद यादव, जो कि नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वहीं पर देखा जाए तो वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023 के विषय में 2 मार्च 2023 को वियतनाम में राष्ट्रपति चुनाव पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। और इस चुनाव में ओ वैन थुओंग, जो कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया है। वहीं पर देखिए चाइना के विषय में। चाइना को तो आप जानते हैं शी जिनपिंग बने हुए बहुत सालों से, पुनः उनको एक बार फिर से राष्ट्रपति चुना गया। उनको तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं चाइना के 2023 मार्च में। शी जिनपिंग माओ जेडांग, जो कि उनके बाद चीन के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कोई है तो वह शी जिनपिंग है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। अब देखते हैं नाइजीरिया का राष्ट्रपति चुनाव 2023 के विषय में। 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। और बोला अहमद अदेकुनले टिनबू, जो कि 36.6% मत प्राप्त करके विजयी हुए और राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए। और वर्तमान में मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा अब देखते हैं इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री को देखते हैं। 1 फरवरी 2023 को मैनुअल रोकाबाटे इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और पहली प्रधानमंत्री महिला बनी हैं। और बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव जो कि 2023 में, इसको देखते हैं। बांग्लादेश के विषय में देखें, नेपाल का तो हम लोग देख लिए, अब बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव के विषय में देखते हैं। फरवरी 2023 में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचित हुए हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। इन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल जो 23 अप्रैल 2023 को समाप्त होने के बाद इन्होंने पदभार को ग्रहण किया है। इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। वहीं पर साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023 के बीच में देखें, फरवरी 2023 में संपन्न हुआ साइप्रस में। और निर्दलीय प्रत्याशी जिनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइस्टस, जो कि 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और चेक गणराज्य राष्ट्रपति के चुनाव भी देखते हैं। यहाँ पर 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। और इस चुनाव में जो नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका नाम था पेट्रा पावेल, विजयी रहे। 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने मिलोस जेमेन का स्थान लिया। अब देखते हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। 25 जनवरी 2023 को क्रिप्स हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। और इन्होंने तत्कालिक प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के त्यागपत्र के बाद पद को ग्रहण किया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो कि हाल में चुनाव हुआ है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर थी। और 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल, जिसको बोलते हैं प्रचंड, ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, पुष्प कमल दहल। और इस पद पर उन्होंने शेर बहादुर देवबा का स्थान लिया है। और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इनको शपथ दिलाया। और पुष्प कमल दहल जो कि CPN माओवादी दल के नेता और अध्यक्ष हैं। इससे पहले उन्होंने 2008, 2009, 2016, 2017 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुनाव 2022 के विषय में देखते हैं। 2022 17 दिसंबर को आयरलैंड की संसद के निचले सदन ने लियो वार्डकर को प्रधानमंत्री चुना है। इनका दूसरा कार्यकाल है। 2017 से लेकर 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री इससे पूर्व रह चुके हैं। और लियो वार्डकर भारतीय मूल के महाराष्ट्र के हैं, लियो वार्डकर। अब पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति को देखते हैं। 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलवार्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इन्होंने देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं और पेड्रो कैस्टिलो का स्थान लिया है। फिजी में भी आम चुनाव हुआ। यहाँ पे पीपुल्स
पार्टी के नेता जिनका नाम सत्यवेनी राबुका ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। मलेशिया में भी आम चुनाव हुआ। यहाँ पे 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को ग्रहण किया है और इस्माइल साबरी याकूब का स्थान इन्होंने लिया है। और 19 नवंबर 2022 को मलेशिया में आम चुनाव संपन्न हुए थे। 222 सदस्य वाले संसद में कुल मिलाकर 82 सीटों पर दर्ज किया है पकातन हरापन गठबंधन ने। ठीक है, नाम तो थोड़ा सा अजीब है लेकिन क्या कर सकते हैं। स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव 2022 के विषय में देखिए। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिर्क-मुसर स्लोवेनिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, जो कि 23 दिसंबर 2022 को पदभार को ग्रहण किया है और इन्होंने बोस्त पहुर का स्थान लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं डेनमार्क आम चुनाव में हुआ। डेनमार्क 1 नवंबर 2022 को डेनमार्क में चुनाव हुआ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी रहा। इसमें इनके नेता थे मेटे फ्रेडरिक्सेन ने 15 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया और इनका दूसरा कार्यकाल है। इसके पूर्व 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी। यह डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब देखते हैं इजराइल विधायी चुनाव 2022 के विषय में। 1 नवंबर 2022 को इजराइल में 120 सदस्य वाले जो नेसेट हैं उनके लिए चुनाव संपन्न हुआ। बेंजामिन नेतान्याहू की जो लिकुड पार्टी को सर्वाधिक 32 सीटें मिला। वहीं पर बेंजामिन नेतान्याहू ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार को ग्रहण किया। इन्होंने यापर लेपिड का स्थान लिया। इससे पहले बेंजामिन नेतान्याहू ने 1996 से 1999, 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे हैं। ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। बहुत ज़्यादा उठक पटक देखने को मिला था ब्रिटेन में। और ऋषि सुनक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। पर कब लिया? 25 अक्टूबर 2022 को। और इन्होंने लीज ट्रस का स्थान लिया और वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में है ब्राज़ील आम चुनाव 2022 के विषय में देखते हैं। हाँ भैया बस आ रहे हैं, बस आधा घंटा। देखिए ब्राज़ील आम चुनाव 2022 के विषय में देखते हैं। अक्टूबर 2022 में ब्राज़ील में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नेशनल कांग्रेस आदि के लिए चुनाव संपन्न हुए और इस चुनाव में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जायर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। इससे पूर्व वह 2003 से 2010 तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव 2022 के विषय में देखते हैं। 7 अगस्त 2022 को गुस्ताव पेट्रो ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार को ग्रहण किया है और कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वामपंथी नेता हैं। ठीक है, इन्होंने इवान डिक्यू का स्थान लिया। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के विषय में, जो कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं जो आए हुए हैं उनको देखते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी के विषय में देखते हैं। 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ और इंडोनेशिया का सबसे लोकप्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर है और यह बेसाल्ट चट्टानों में निर्मित है। वहीं पर देखते हैं चक्रवात फ्रेडी। यह 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर, अफ्रीका के तट पर लैंडफॉल किया है और इस चक्रवात का जो प्रभाव के मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रियूनियन द्वीप पर देखा गया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ और दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके मेडागास्कर में लैंडफॉल किया है और अब तक के इतिहास में देखा जाए सर्वाधिक दिनों तक 34 दिन रहने वाला चक्रवात जो कि लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है।
ठीक है। नासा के अनुसार अगर देखा जाए तो इस चक्रवात ने इतिहास में कभी भी दक्षिण गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात हाईएस्ट एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी होने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। इस चक्रवात को बहुत ही गंभीर वेरी इंटेंस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया और 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। चक्रवात ग्रेबियल के विषय में देखते हैं। 11 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेबियल ने न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो कि न्यूजीलैंड में उपोष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। और 8 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इस चक्रवात को गैब्रियल नाम दिया है और इस चक्रवात को गंभीर श्रेणी जो इसको बोलते हैं सीवर कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किया गया। और यह चक्रवात वर्ष 1968 में आए चक्रवात गिसेल के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात रहा है। इस चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपदा जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी भी घोषित किया गया। यह तीसरी उद्घोषणा रहा है जहां पर नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। वहीं पर टर्की और सीरिया में भी भूकंप आया और जो कि 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। जो एपी सेंटर अगर देखा जाए तो मध्य टर्की में रहा जो कि बहुत ज़्यादा क्षति भी किया। टर्की में लगभग देखा जाए तो 57,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस भूकंप में दोनों देशों में जो कि टर्की और सीरिया में। और 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने दोनों देशों में त्वरित राहत और बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस के ड्रोन द्रोणी और डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया। वहीं पर भारत ने राहत सामग्री और राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल को भेजने के लिए C-7 ग्लोबल मास्टर विमान का सहारा लिया। और वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान भारत ने पड़ोसी देशों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया। जोशीमठ भूदशा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। इसरो की एक रिपोर्ट में जोशीमठ 27 दिसंबर 2022 को 8 जनवरी 2023 के मध्य 5.4 सेंटीमीटर का भूदशा खुलासा हुआ और जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा शहर है। अप्रैल नवंबर 2022 के मध्य जोशीमठ 9 सेंटीमीटर का धसाव उत्पन्न हुआ। देखिए इसरो ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कार्टोसैट 2S उपग्रह का सहारा लिया। जोशीमठ भारत के भूकंपीय जोन 5 में स्थित है जहाँ पर उच्च जोखिम वाला क्षेत्र को दर्शाता है। वहीं पर चक्रवात मेंडस भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेंडस टकराया है और इसका लैंडफॉल क्षेत्र मामल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास रहा। मौसम विभाग द्वारा इस तूफान को बहुत ही गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया और इसका नामकरण दिया है संयुक्त अरब अमीरात जो कि मेंडस का अर्थ होता है खजाने का पिटारा जो कि अरबी भाषा में है। सितरंग चक्रवात ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में दक्षिणी भूभाग में लैंडफॉल है और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा असम और मेघालय को भी प्रभावित किया। सितरंग नामक थाईलैंड के द्वारा दिया गया और सितरंग का एक थाई सरनेम है। वहीं पर देखते हैं स्पंज विर्जन जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये लास्ट चैप्टर है। जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिण समुद्री तट पर स्पंज विर्जन की घटना देखी गई और स्पंज विर्जन की अब तक की यह सबसे बड़ी घटना है। समुद्री स्पंज बने जो कि पोरस जलीय जीव हैं। स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं और प्रवाल की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन को खतरा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो इंटरनेशनल न्यूज़ को हम लोग कवर किए और ये चैप्टर 5 था। टोटल 5 सब चैप्टर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट किए हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू सो मच। बने रहिए और खूब मन से मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।